नमस्कार, मैं हूं सुदेश गौड़। द सूत्र के कार्यक्रम साहित्य सूत्र में आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर अबरार मुल्तानी साहब से और उनकी नई किताब जो चर्चा में है और जिसके बारे में आज हम इस मंच पर चर्चा करेंगे, उसका नाम है मत रहना स्कूल के भरोसे। ये शिक्षा जगत में क्रांतिकारी विचारों के साथ इस किताब को डॉक्टर साहब ने लिखा है। आपका इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो इस किताब का शीर्षक ये अपने आप में चौंकाने वाला है, मत रहना स्कूल के भरोसे में। हम लोग अक्सर ये मानते हैं कि बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो बच्चे का कैरियर बनेगा। तो इस किताब की सोच आपके जहन में कैसे और क्यों आई, इसके बारे में बताइए। सर बेसिकली मैं कोई लेखक नहीं हूँ। अगर हम कहें कि इतनी किताबें लिख ली, मैं एक साक्षी हूँ। मैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ और जो ऑब्जर्वेशन मैंने की है उसे लिख देता हूँ। तो लेखक तो वो होता है कि जो शब्दों के कमाल रचे और वो कर दे, आपको एकदम से अचंभित कर दे इतना अच्छा लिख के। तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ और अब जो ऑब्जर्वेशन मुझे मिलती है, चाहे वो चिकित्सा में हो, चाहे मुझे वो मनोविज्ञान में हो, चाहे वह मुझे स्कूल के इसमें ही हो, क्योंकि हम स्कूल भी तकरीबन हर व्यक्ति हिंदुस्तान का जो कितना भी पढ़ा लिखा हो तो कम से कम 5 से 10 साल या 12 साल तो स्कूल में बिताता ही है। और आजकल तो वो 3 साल और बढ़ के 15 साल हो गए। तो आप बहुत लंबे टाइम तक उसे ऑब्जर्व करते हैं। तो उस ऑब्जर्वेशन में जब मैं इस मुकाम पे आया कि अपना कैरियर मैंने इस्टेब्लिश किया, तो मैं वापस से उन स्मृतियों के अंदर गया कि मैं स्कूल से क्या क्या सीखा। और वो इतना जो टाइम था बहुत ही लंबा, मतलब कई हज़ार घंटों वाला, उससे मुझे ज़िंदगी में क्या मिला। तो मैंने पाया कि वो स्कूल हमें कुछ ज़्यादा देते नहीं है, टाइम बहुत कंज्यूम करते हैं लेकिन हमें ज़्यादा कुछ देते नहीं हैं। तो फिर मैं जैसे अपनी किताब के अंदर ही मैंने शुरुआत की है मुकेश अंबानी के संस्मरण से, कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जब छोटे थे तो उनके पिताजी जो धीरू भाई अंबानी थे, उन्होंने उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे की। तो उन्होंने जो व्यास जी थे उनको एक टीचर के रूप में रखा, होम ट्यूटर, वो उनको पढ़ाते थे। और पढ़ाने में नॉन एकेडमिक था उनका, कि वो भैया आपको किताब के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, वो आपको दुनिया के बारे में सिखाएंगे। वो ट्रेन के अंदर घूम रहे हैं, उनको फिल्में दिखा रहे हैं, उनको समुद्र के बीच पे घुमा रहे हैं, उनको गांव में लेके जा रहे हैं। एक साल में 15 दिन का उनका ऐसा टाइम था कि 15-20 दिन तक वो गांव में रहेंगे, ताकि गांव, भारत तो गांव में बसता है। जब उन्हें इतने बड़े बिजनेसमैन बनाने थे, इतना बड़ा एम्पायर उनको सौंपना था, तो क्योंकि उनकी जो विज़न था वो बहुत आगे का था। धीरू भाई अंबानी कोई छोटे मोटे विज़न वाले नहीं थे, बहुत बड़े विज़न वाले थे। और उनको उस हिसाब से अपने बच्चों को तैयार करना था। तो वो स्कूल पे डिपेंडेंट नहीं रहे। मुकेश अंबानी कहते हैं हमारे पिताजी एक बार भी स्कूल नहीं आए, जब तक हम पढ़े स्कूल में एक बार भी वो स्कूल नहीं आए। तो सर मैं इस किताब में समझाना चाहता था कि एक आम आदमी जो स्कूल के भरोसे सब कुछ छोड़ देता है, अपने बच्चे के कैरियर, अपने बच्चे की पढ़ाई, संस्कार वगैरह सब, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो अमीर लोग होते हैं उनकी तरह थोड़ा सोचिए, आप जो लीडर लोग होते हैं उनकी तरह थोड़ा सोचिए, आप जो विजनरी लोग होते हैं कि 50 साल बाद या 25 साल बाद की दुनिया कैसी होगी उसके बारे में सोचिए, उसके हिसाब से अपने बच्चों को तैयार कीजिए। आप स्कूल के भरोसे रहना मतलब थोड़ा बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको 12th के बाद ही किसी कॉलेज में एडमिशन वगैरह मिलेगा, लेकिन पूरे भरोसे मत रहिए। इस किताब का कहने का तात्पर्य है कि पूरे भरोसे मत रहिए, आप भी थोड़ा सा उनको, बच्चों को विजन के हिसाब से तैयार कीजिए। तो इसमें कुल मिला के कहा जा सकता है कि लॉर्ड मैकाले ने जिस शिक्षा पद्धति की बात की थी, क्या आज भी हम उससे बाहर नहीं आ पाए हैं? सर जो शिक्षा पद्धति आज से कृषि युग के समय या औद्योगिक क्रांति के समय लिखी गई जो व्यवस्था चल रही थी, वो जो सूचना क्रांति आई इसके बाद भी हूबहू ऐसी ही है। मतलब उसमें कोई चेंजेस लेके नहीं आए। जबकि आज हम देखें कि जो सूचना का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। कि पहले अगर हमें पता करना था कि अमेरिका की राजधानी क्या है, तो हम अपने पिताजी के पास जाते, दादाजी के पास जाते थे कि बताइए वो क्या राजधानी है और अमेरिका की जनसंख्या क्या है, उससे उनसे पूछते थे हम। लेकिन अब आप उनसे पूछते ही नहीं हो, अब आप गूगल कर लेते हो। तो सूचना का स्रोत चेंज हुआ है और शिक्षा पद्धति उसी हिसाब से चल रही है। जिस समय हमारी जो छुट्टियों के दिन थे जो अंग्रेज तय करके गए, वो भी अभी वही दिन है ना, वो चेंज ही नहीं हुए। संडे का दिन जो चल रहा है छुट्टियों का, वो चल ही रहा है। तो हम उसी हिसाब से चलते चले जा रहे हैं बिना सोचे समझे, और भेड़ की चाल चल रहे हैं। और इसलिए हमने कवर पे भी जो बनाया है
वो भेड़ ही बनाया है। एक भेड़ है जो चले जा रहा है और सर पे एक टोपी उसने रख ली है डिग्री की, और बिल्कुल उसके जो हाव भाव वो भी एकदम से जो गर्व वाले अभिमान वाले भाव है, लेकिन आप अल्टीमेटली बन एक भेड़ ही रहे हैं। आपकी बात को अगर रिफ्रेश करके एक सेंटेंस में कहा जाए तो ज्ञान मिल रहा है पर विवेक लुप्त हो रहा है। सर शिक्षा का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको अकेली बस सूचना नहीं देना है, आपके अंदर की जो काबिलियत है बिल्कुल, उसको उभारना है। मानवीयता को उभारना हाँ, है, आपके आदमियत विवेक को को उभारना उभारना है। है। स्वामी विवेकानंद जी का भी हमने कोट इसी में दिया है कि वो चाहते हैं कि आप बस अकेले पढ़ लिख के ऐसे रट्टा तोता नहीं करना है, आपको एक तोता नहीं बन जाना है, आपको अपना विवेक को उभारना है, आपके विचारों आपने को उभारना इस पुस्तक में लिखा है कि ये शिक्षा पद्धति हमें करियर के लिए तैयार करती है पर व्यवहारिकता, पारिवारिक रिश्तों और जीवन के आनंद के बारे में नहीं बताती है। तो ये बड़ा मूल सवाल आपने उठाया है, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं और इसका समाधानात्मक दृष्टि क्या है आपकी? है। सर जैसे कि जो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, जैसे कि आपको पिताजी से कैसे बात करना है, माताजी से कैसे बात करना है, आपकी शादी हो जाएगी तो शादी के बाद, क्योंकि ये तो समाज का मूल है, हम इससे बच नहीं सकते कि शादी के बाद आपकी पत्नी से आपको कैसे बातचीत करना है, वार्तालाप करना है, कैसे अपने रिश्तों को मेंटेन करना है, रिश्तों में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ये एक मूल बात नहीं बताती। मतलब अच्छे परिवारों का निर्माण करना हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं बताती। एक दो कहानी में समेट के रख देते हैं कि प्रेमचंद जी की कहानी बताइए, आप कुछ उसमें सिलेबस जोड़िए जिससे कि हम हमारे परिवार को स्ट्रांग बनाएं। अच्छे परिवार बनेंगे तो अच्छा देश बनेगा और हम अच्छे उनको देंगे। सर मैंने एक इसमें कोट भी किया, एक वो एग्जाम्पल भी कोट किया है जी। कि हमारी बेटी ने कहा कि मुझे साइकिल सीखना है, तो क्या स्कूल में हमें साइकिल सिखाएंगे? तो स्कूल हमें सब चीज़ सिखाए लेकिन साइकिल नहीं सिखा रहे हैं। तो जबकि एक क्लास इनकी ऐसी हो जाना चाहिए थी कि भाई एक आपके जो टीचर हैं वो साइकिल भी आपको सिखाएंगे। अगर आप 18 ईयर के पार पहुंच गए तो हो सकता है आपको एक ड्राइविंग स्कूल के लिए भी स्कूल ही बोले, क्योंकि आपका कितना समय बचता है साइकिल अगर आप सीख जाता है एक बच्चा। और आप उसको अगर साइकिल सिखाएंगे भी ना सर स्कूल, तो हमने ये भी बताया कि हमारी पत्नी बोलती है कि साइकिल ये सिखाना भी स्टार्ट करेंगे स्कूल वाले तो पहले बहुत सारी थ्योरी बताएंगे देरी बताएंगे। कि चेन ऐसे काम करती है, पहिया ऐसे चलता है, ऑयल का ये काम होता है, छर्रे ऐसे होते हैं, हैंडलिंग ऐसे करनी पड़ती है, ब्रेक को इस स्पीड में नहीं लगाना है, इसमें नहीं लगाना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सर हमारी जो शिक्षा व्यवस्था अभी है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल नहीं है। ये हमें मेरा कोई इस किताब से ये पूरे सिरे से खारिज करना नहीं है शिक्षा व्यवस्था को कि हम सारे स्कूल बंद कर दें। मेरा कहना है कि हम भविष्य के लिए अपने अच्छे बच्चे तैयार करें। हमें अकेले कर्मचारी नहीं बनाना है। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो हमें कर्मचारी बनाने पे आमदा है, हमें लीडर बनना है। बिल्कुल। इस किताब मत रहना स्कूल के भरोसे में आप लिखते हैं परीक्षा पैटर्न को आपने क्रूर तक बताया है, अव्यवहारिक बताया है, और इसमें कहते हैं कि ये व्यवस्था जो है ये कुछ बच्चों को श्रेष्ठ बनाती है और बाकियों में निराशा और कुंठा पैदा करती है। तो इस परीक्षा पैटर्न पर भी आपने बड़ा सवाल, बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया है। इसको लेकर किस तरह की आप मतलब समाधान इसका क्या होना चाहिए, किस तरह का पैटर्न होना चाहिए? सर एक तो है ना स्टूडेंट ओरिएंटेड हमारी एग्जाम वो होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था और एग्जाम पैटर्न। जैसे फॉर एग्जांपल सर मैं हूँ जी। और मुझसे आपने कोई सवाल पूछा तो मैं उसको बातों में अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या मेरी जो छोटी बेटी है वो अपनी बातों को पिक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती है। वो आप कोई कहानी बोलोगे वो उसको पिक्चर्स बना के बता देगी कि बच्चा रो रहा है, बच्चा ये कर रहा है। कुछ लोग सर उसको लिख कर अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या बोलती है, नहीं आप बोलने में अच्छे हो, नहीं आप हट जाओ, आपको नहीं ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको तो लिखना ही पड़ेगा, निबंधात्मक प्रश्न लिखना पड़ेंगे। आपकी राइटिंग खराब है, नहीं तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे, जबकि वो चाहे कितना ही टैलेंटेड लड़का हो, आपकी राइटिंग के आधार पे आपको कम मार्क्स देती है। जबकि हम देखते हैं कि जब आप स्कूल से निकल के बाहर आते हैं तो आपकी राइटिंग सर इस किताब में आप देखिए, क्या आपको पता चल रहा है मेरी राइटिंग कैसी है? आज के समय में अब तो राइटिंग का बहुत महत्व रह भी हाँ, नहीं गया सर है, सारी 5-6 चीज़ साल कंप्यूटर पे होती हैं। 5-6 साल उनको राइटिंग करना सिखाते हैं, ये से लिखो वैसे लिखो। और जब दुनिया बदल गई अब राइटिंग का महत्व नहीं रहा, लेकिन आपके एग्जाम में तो आपके मार्क्स उससे प्रभावित हुए। बच्चे का जो आपने बहुत सारा समय इसमें बर्बाद किया, क्योंकि आपका विजन नहीं है, आप ये सोच नहीं पा रहे कि आने वाले समय में दुनिया कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी और क्या क्या होगा। आपने इस पुस्तक को जब मैं देख रहा था उसमें एक जगह भी है कि हमेशा टॉपर श्रेष्ठ नहीं होते हैं, जो कि शिक्षा व्यवस्था से जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें माना जाता है कि टॉपर श्रेष्ठ होते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन का जिक्र किया
जी जी। जैसे नाकाबिल लोगों को भी श्रेष्ठतम बनाया गया, और वो स्कूल से नहीं बने, स्कूल के बाहर उनकी माँ ने जिस तरह की उनके लिए शिक्षा व्यवस्था की थी उसके कारण बने। ये दोनों ही पूरी प्रणाली पर सवाल उठाते हैं कि क्या स्कूलों में दी जा रही शिक्षा के बारे में जब इतने दृष्टांत हैं, उसके बावजूद अभी हम उन्हीं चीज़ों पर अटके हुए हैं। ये सुधार कब और कैसे होगा? सर अगर हम पेरेंट्स अगर मांग करेंगे या हमारे जो जनप्रतिनिधि उनसे हम मांग करेंगे तो होगा सर। हम अगर सोचें कि स्टूडेंट्स कर दें तो स्टूडेंट को पता ही नहीं है, वो पढ़ रहे हैं अभी, और पढ़ाई के दौरान उनको पता ही नहीं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा क्या होगा। तो सर हम जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें एक्टिव होना पड़ेगा पेरेंट्स को, और जो टीचर्स जो चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट बहुत आगे तक जाएं और ये देश महान बने और जैसा कि ये है, तो हमें सब प्रयास करने होंगे, हमें, हमारे जनप्रतिनिधि को और सिस्टम को। बच्चों पे नहीं हम थोप सकते कि आप लोग कुछ करो, आप एक्टिविटीज करो, आप धरने पे बैठो, ऐसा नहीं होगा सर। हमें परिवर्तन के लिए प्रेरित होना पड़ेगा और प्रेरित करना पड़ेगा। और सर ये एक व्यक्ति से नहीं होगा, ये हम सारे लोगों को इस काम के अंदर वो अपनी ड्यूटी मानते हुए आना पड़ेगा, तब जाकर कुछ सिस्टम बदलेगा और उसके हम बहुत ही अच्छे परिणाम आने वाले कुछ ही वर्षों में देखेंगे। एक स्वर्ण काल मुझे लगता है कि शुरू हो जाएगा। ये किताब आपने अप्रैल 22 में इसका पहला संस्करण आया है और जून 22 में इसका दूसरा संस्करण आया है। तो ये माना जा सकता है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसके बाद में आपने इस पुस्तक का लेखन किया है। हो सकता है विचार पहले आया हो, लेकिन लेखन उसके बाद है। तो इसको अगर हम नई शिक्षा नीति की दृष्टि से देखें तो इसमें ये सारे आपके सवाल क्या नई शिक्षा नीति में समाहित नहीं किए गए हैं? सर नई शिक्षा नीति तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि उसमें कुछ सब्जेक्ट तो बढ़ाए, लेकिन वो जैसे मैंने कहा ना कि आपके एग्जाम का जो पैटर्न है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड जो होना चाहिए, कि एक स्टूडेंट को आपने लिया कि ये लड़का जो है आने वाले टाइम में एक महान लेखक बन सकता है। अगर आपको ऐसा लगा तो आप उसकी उस तरीके से आप तैयारी करवाएं। कोई लड़का लग रहा है कि मैथ्स में अच्छा है लेकिन ये थोड़ी भाषा में कमज़ोर है, तो हम इसको भाषा पे ज़्यादा वो ना दें कि नहीं यार तुम्हें तो इंग्लिश भी पास करना पड़ेगी तब जाके तुम ये भैया एमएससी करना मैथमेटिक्स में या पीएचडी करना। तो सर हमें इनकी जो प्रतिभाएं उसको टटोलना पड़ेगा और वो टटोल का स्टूडेंट ओरिएंटेड होना पड़ेगा, उनको सेंटर में रख के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति जो है वो वाकई में बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़े से मैं चाहता हूँ कि और भी उसमें परिवर्तन हो, हम स्टूडेंट ओरिएंटेड हो और विज़न हमारा थोड़ा सा आगे का हो सर। कि दुनिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एआई आ चुका है, तो कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत दुनिया को चेंज करेगी। जो युग पहले बहुत धीमे धीमे बदलते थे अब वो बहुत ही तेज़ी से बदल रहे हैं, तो हमें उस तेज़ी से बदलाव के साथ साथ अपने आप को रखना पड़ेगा, तभी हम आगे रह पाएंगे। हम एक वैचारिक समुद्र मंथन के दौर में चल रहे हैं। नई शिक्षा नीति का प्रारूप लगभग फाइनल होने की प्रक्रिया में चल रहा है और उसमें आपकी यह पुस्तक मत रहना स्कूल के भरोसे एक नई चेतना देती है, एक नई सोच देती है, एक नया विचार देती है, ताकि नीति नियंताओं को नीति को अंतिम रूप देते समय इन बिंदुओं पर भी विचार करना चाहिए। आपने जो इस वैचारिक महायात्रा में जिस तरह का लेखन किया है और एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर होते हुए शिक्षा नीति के बारे में जो काम देश के शिक्षा विदों को करना था उस बारे में आपने जो काम किया है, तो इस बारे को लेकर आप अगर फाइनल कमेंट करें कि मतलब आप अपनी भूमिका को एक शिक्षाविद की तरह ले रहे हैं या फिर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरह? सर मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ को मैंने जैसे बताया कि मैं उसकी स्मृति में गया, तो मैं एज अ स्टूडेंट इसको ले रहा हूँ सर, मैं एज अ प्रैक्टिशनर इसको ले रहा हूँ, मैं एज अ पेरेंट इसको ले रहा हूँ कि एक पेरेंट के नाते मैं क्या चाहता हूँ अपने बच्चों की शिक्षा कैसी हो। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर सर जैसे अभी आपने बताया कि नई शिक्षा नीति के अंदर ये हुआ है कि वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन सर जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें भी बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि जो इतने ज़्यादा उपयोगी नहीं है। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा टफ फिजिक्स पढ़ा के आप जो मेडिकल की एग्ज़ाम लेते हैं उससे क्या सेंस है सर।
वो बोलते हैं कि नहीं, आप जो वो यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, उसके अंदर फिजिक्स लगा, तो वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, वो तो सब यूज़ कर लेते, चाहे उसको कोई फंडा पता हो नहीं पता हो, न्यूटन के 3 लॉ पता हो नहीं पता हो, आर्किमिडीज के लॉ पता हो नहीं पता हो, तो उनको भी सर जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो हमारा सिलेक्शन पैटर्न है, उसको भी थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें भी थोड़ी सी सहूलियत देने की ज़रूरत है कि जो बच्चा मेडिकल में अच्छा है, जो मेडिकल में अच्छा कर सकता है, तो उसको इन चीज़ों के अंदर क्यों अटकाना हमें। ये थे डॉक्टर अबरार मुल्तानी, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठाया है, और वो सवाल अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है और सामयिक है कि नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया जारी है, उसमें ये सारे सवाल समाहित होंगे तो हम एक श्रेष्ठ भारत की कल्पना कर सकते हैं, जिनकी पुस्तक मत रहना स्कूल के भरोसे पर आज हम लोगों ने सार्थक चर्चा की। अगली बार इस नए लेखक की नई कृति को लेकर हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। धन्यवाद। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।